हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में यू प्रिंस एम्बेसडर की सिलेक्शन के लिए आज एक कंपटीशन हो रहा है और उसमें हमारा हीरो सर्वे उसे उसके फ्रेंड जबरदस्ती धकेल देते हैं, जिसकी वजह से जब वो अंदर आता है तो उसकी हालत भी थोड़ी सी उजड़ी हुई थी। लेकिन गर्ल्स को वो सुपर हॉट लग रहा था इस कंडीशन में जब उसके शर्ट के बटन खुले थे। अब फाइनली वोटिंग होती है और उसके बाद जब सिलेक्शन होती है तो हमें पता चलता है कि सर्वे ही यू प्रिंस का एम्बेसडर सिलेक्ट हुआ है। और फिर उसके बाद उसे इंटरव्यू लेने के लिए भी 2 रिपोर्टर्स आते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है ये कह के कि मैं ऐसे ही किसी से बात नहीं करता, अगर मुझसे इंटरव्यू करना है तो क्यों में लगना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कोई एक ऐसी चीज भी मुझे गिफ्ट के तौर पर देनी पड़ेगी जो कि लिमिटेड एडिशन हो। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारी हीरोइन को दिखाते हैं। हमारी हीरोइन का नाम है चेरी। वैसे तो वो भी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, लेकिन क्या करे, उसे अपने इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके डैड एम्बेसडर है और वो ही अपनी बेटी को फोर्सफुली ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चेरी का खुद का माइंड तो हर वक्त फैशन में लगा रहता है, वो फैशन डिजाइनिंग करती है। आज वो अपने प्रोफेसर को ये बहाना कर रही थी कि एक्चुअली मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से मैं इस सब्जेक्ट पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाई, मेरे ग्रेड्स बहुत लो आने वाले हैं, प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। लेकिन प्रोफेसर पॉइंट आउट करती है कि अपेंडिक्स इस साइड पर नहीं होता। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि फैशन डिजाइनिंग करते हुए तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर भी उसके ब्रांड का बैग आजकल यूज कर रही थी। वो प्रोफेसर को लालच भी देती है और कहती है कि मैं आपको अपना नेक्स्ट लिमिटेड एडिशन बैग आपको फ्री में दूंगी, लेकिन वो बोलती है मैं ब्राइब नहीं ले सकती। और हाँ, एक ऑप्शन है जिससे तुम फेल होने से बच सकती हो, और वो ये है कि तुम एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके लाओ। और वो ये था कि उनके देश में हॉन्जिल ट्राइब के जो लोग रिफ्यूजी बनकर आए हैं उन पर पूरी एक रिपोर्ट सबमिट कराओगी। अब ये सुनते ही बेचारी की हालत बहुत टाइट हो जाती है, उसे इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं आते थे। अब वो इतनी स्ट्रेस में थी कि उसे तो पता ही नहीं था कि ये हंजल कबीले के लोग कौन है, वो कहां से उन्हें तलाश करेगी और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। इसी तरह टेंशन लेते हुए वो बेचारी रात को शीप काउंट करते करते सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे लग रहा था कि मैं फेल हो गई हूँ, मॉम डैड या तो मुझे घर से निकाल देंगे या फिर मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे, अगर ये नहीं तो मेरी प्यारी गाड़ी मुझसे छीन लेंगे। लेकिन मम्मी डैडी आज बहुत अच्छे मूड में थे, उससे कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, और हाँ, तुम्हें ये भी अलाउ कर सकते हैं कि तुम आगे फैशन डिजाइनिंग की स्टडीज अब्रॉड से जाकर कर लो। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन खुशी बस थोड़े समय की ही थी, क्योंकि मॉम डैड ने साथ में ये शर्त रखी थी कि तुम पॉलिटिकल साइंस में पास होकर दिखाओ, जैसे ये डिग्री लाओगी तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से। अब वो बेचारी क्या करती, उसे हर हाल में ये डॉक्यूमेंट्री रेडी करनी होगी, वरना तो वो F ग्रेड लेकर आने वाली थी। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे एक मशवरा देने लगती है। कहती है आजकल हमारे डिपार्टमेंट में सबसे पॉपुलर लड़का है जो यू प्रिंस एम्बेसडर भी है, उसका नाम है सर्वे। लेकिन आगे से चेरी उससे कहने लगती है कि मुझे बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक सक्सेसफुल सिंगल लेडी ही रहना चाहती हूँ। वो उससे कहने लगती है कि उसमें तो सब गर्ल्स को इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी हॉन्जल कबीले से है और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बनाने में वो तुम्हारी पूरी हेल्प कर सकता है, अगर तुम उसे मनाने में कामयाब हो जाओ तो। अब ये सुनते ही चेरी अपनी फ्रेंड के साथ जाकर क्यू में लग जाती है, जहां पर वो देखती है तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी उन गर्ल्स की जो कि सर्वे से मिलना चाहती थी। उसे पता चलता है कि वो कितना पॉपुलर है। वो तो कभी अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान ही नहीं देती थी, वो बहुत सारी कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लोगों की हेल्प भी करता था, और तो उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पेशल डॉर्म भी दिया गया था। अब जब चेरी लाइन में लगकर अपनी अपॉइंटमेंट ले रही थी तो बेचारी का नंबर आते आते उसे तो नींद भी आ गई थी, और यहाँ पर जब उसका नंबर मिलता है तो वो था नंबर 299 और अपॉइंटमेंट उसे मिली थी कल शाम को मिलने की। अब वो यही सोच रही थी कि लिमिटेड एडिशन गिफ्ट कौन सा लाऊं जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही। अब 1-2 दफा तो उसके माइंड में आता है कि वो कहीं जंगल में शिकार पर निकल जाए, किसी एनाकोंडा को मारकर उसकी खाल का कोई बैग गिफ्ट करे या सॉक्स दे इस लड़के को। अब उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या स्पेशल है। जैसा भी था उसे तो उसकी बहुत जरूरत थी।
दूसरी तरफ हमें सर्वे को दिखाते हैं। वो अपने एक फ्रेंड के साथ फिर रहा था, जॉगिंग कर रहा, और उसके पीछे यूनिवर्सिटी की गर्ल्स कुछ दीवानी होकर पड़ी हुई थी और वो यही सोच रहा था कि मैं इनसे कैसे बचूं। फ्रेंड तो मशवरा देता है कि एक गर्लफ्रेंड बना लो, इस तरह से बाकी सारी गर्ल्स तुमसे दूर हो जाएंगी जो सिंगल समझकर तुम्हारे पीछे पड़ती रहती हैं। लेकिन सर्वे कहता है कि मेरे टाइप की गर्ल मिलना बहुत मुश्किल है, जो मैं चाहता हूँ मुझे बिल्कुल इंटरेस्टेड भी ना हो। अब थोड़ी देर बाद उसके 2 असिस्टेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है, और उस मिस्टर का नाम एंड्रेस था। वो जैसे ये नाम सुनता है तो तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। जबकि दूसरी तरफ चेरी अपनी सारी प्रेशियस चीजों को देख रही थी कि इसमें से कल उसे क्या गिफ्ट में दूं। एक तो वो डायमंड नेकलेस भी लिए बैठी थी जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 ही बने थे। इतने में उसे ख्याल आने लगता है कि उसके ब्रांड की एक पैंटी है जो कि सिर्फ एक ही डिजाइन की गई है, लेकिन वो पैंटी थोड़ी गर्लिश टाइप की थी। और ये सोचते ही वो इमेजिन करने लगती है कि कहीं सर्वे को शायद ये पसंद आ जाए, वो थोड़ा और टाइप का लड़का हो। अब उसकी इमेजिनेशंस पता नहीं कहां से कहां जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हमें सर्वे को दिखाते हैं। जब वो मिस्टर एंड्रेस से मिला था तो वो उसे एक बॉक्स देकर गए थे जिसके अंदर उसके लिए एक स्पेशल टोकन था, और यहाँ पर मिस्टर एंड्रेस उसको योर हाइनेस बोल रहे थे। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो तो हॉर्नजल का प्रिंस है और वो वहां पर इस वक्त छुप कर रह रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जान को कोई खतरा हो। वेल, अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि चेरी भी उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, और यहीं भरी क्यू में उससे पहले जो लड़की थी उसका नाम था डियाना, और ये उसकी फ्रेंड भी थी। डियाना उससे कह रही थी कि एक्चुअली मैं सर्वे को बहुत लाइक करती हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं तो मेरी लाइफ में और कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आ सकता, वो इतना परफेक्ट है। लेकिन ये सब सुनकर चेरी को तो टेंशन हो रही थी क्योंकि उसे बॉयज में या बॉयफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वेल, अब फाइनली चेरी की भी बारी आ जाती है और वो कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी तो डियाना का बहुत बुरी तरह से सर्वे ने दिल तोड़ दिया था, क्योंकि उसका लाया हुआ गिफ्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और जिस तरह से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे डेट करने को बोल रही थी, वो उसे कह देता है कि तुम मेरी टाइप नहीं। और डियाना टूटे दिल के साथ रोती हुई बाहर जाती है और वहां पर खड़ी चेरी को सिर्फ इतना ही बोलती है कि एहतियात करना, ये लड़का बहुत रूड है। अब चेरी ने आज पहली दफा सर्वे को देखा था। एक दफा तो वो उसे देखती ही रह जाती क्योंकि वो काफी हैंडसम था। अब वो अपना इंट्रोडक्शन कराती है, अपना प्रॉब्लम बताती। उससे पहले ही सर्वे को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, ये भी पता है कि तुम किस एम्बेसडर की बेटी हो, और तुम्हें पास होने के लिए हॉर्नजल कबीले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना? लेकिन मैं क्यों करूं तुम्हारी हेल्प? बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब वो उसको सबसे पहले 2-3 गिफ्ट्स निकाल कर दिखाती है और उसमें से किसी में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इन दी निराश होकर लास्ट ऑप्शन के तौर पर वो वही पैंटी निकाल देती है और कहती है कि ये लिमिटेड एडिशन ही नहीं है, ये सिर्फ एक ही पीस बना है इस दुनिया में। और वो पैंटी देखते ही सर्वे हैरान रह जाता है और उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हें पता है किस फैब्रिक से बनी हुई है? ये बैट हेयर से बनी है। ये वाकई बहुत रेयर आइटम है। और ये सुनते ही चेरी सोचने लगती है कि कहीं जो कुछ मैं इसके बारे में सोच रही थी ये वाकई उस टाइप का लड़का तो नहीं। वो उससे कहने लगती है कि फैब्रिक तो पता नहीं, मेरे डैड ने मुझे प्रोवाइड किया था, मुझे नहीं मालूम बैट हेयर से बना है कि नहीं, लेकिन तुम ये रख सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो। अब उसके बाद सर्वे हंसने लगता है और कहता है कि बैट हेयर से बना हुआ कोई फैब्रिक होता ही नहीं है। मतलब फाइनली वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बदले में मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अब पहले तो चेरी को ऐसे लगा था कि ये मुझ पर असॉल्ट करने वाला है, लेकिन वो हंसता है और कहता है कि मैं इस तरह का लड़का नहीं। सबसे पहले तो उससे अपना कमरा अच्छे से साफ कराता है और फिर उसके बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही चेरी तो हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं किसी को डेट नहीं करने वाली, मैं अपनी लाइफ में सिंगल बहुत खुश हूँ और मुझे भी बहुत सक्सेसफुल भी बनना है। अब उसकी ये शर्त तो वो मान नहीं सकती थी तो उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते सर्वे उसे रोकता है। वो मुड़ती है और उन दोनों की यहाँ पर एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। अब ये किस होते वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। उनकी फर्स्ट किस थी और वो एक दूसरे पर चोरी करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। और चेरी तो इतने गुस्से में आ गई थी कि अपने सिर से उसे एक टक्कर मारती है, उसे घायल करती हुई गुस्से में वहां से निकल जाती है। वो बेचारा तो बेहोश ही हो गया था। अब अपनी गाड़ी के मिरर में उसने देखा था कि उसके फोरहेड पर ब्लड लगा हुआ है। वो सोचने लगती है कि कहीं ये टपक तो नहीं गया, ये मेरा ब्लड तो नहीं उसी लड़के का लगता है, मैं मर्डरर बन चुकी हूँ क्या? बस यही सोचते हुए वो वापस अंदर भागती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड अपनी शर्ट उतार कर उसका ब्लड वाइप कर रहा था और काफी ऑकवर्ड सा सीन भी बन गया था। और वो लड़का ब्रायन जो उसका फ्रेंड था वो कहने लगता है कि एक्चुअली तुम दोनों में से किसी ने कुछ चोरी नहीं किया, ये एक एक्सीडेंटल किस थी।
लेकिन चेरी कहने लगती है कि देखो मैं एक गर्ल हूँ और गर्ल हमेशा विक्टिम होती है, इसलिए मैं खुद को विक्टिम ही कहूंगी। लेकिन यहाँ पर चोट तो सर्वे के सर पर लगी हुई थी, तो वो एक शर्त रख देता है, कहता है कि अगर तुम रोजाना आओगी मेरी सेवा करने के लिए जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तो ठीक है, मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। अब चेरी को भी ऑफ कोर्स उसकी जरूरत थी, वो किसी न किसी तरह से ये बात मान जाती है और जब भी उसे स्ट्रेस होती थी उसे लगता था कि फाइन लाइंस ना आ जाए, वो तुरंत ही अपना मेकअप सेट करने लगती थी और उसकी ये अदा सर्वे को बहुत क्यूट लगती है। वेल अब फाइनली चेरी वहां से जाने वाली थी, लेकिन सर्वे उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। चेरी इनकार तो बहुत करती है कि मैं तुम्हें क्यों अपने साथ अपने घर लेकर जाऊं, लेकिन आगे से सर्वे कहने लगता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं, और वैसे भी जिसके साथ मैं इतनी कोऑपरेशन कर रहा हूँ, जिसकी इतनी हेल्प करने वाला हूँ, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करूंगा अच्छी तरह से, उसके बाद ही उसकी हेल्प करूंगा। वेल अब वो ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाती है और जैसे ही सर्वे उसके घर पर पहुंचता है तो उसके मम्मी डैडी के सामने वो नील डाउन करता है और कहता है कि हॉन्जल की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूँ, और वो ये थी कि जब भी एक लड़का और लड़की डेट करने लगते हैं तो उसके फर्स्ट ही डे हॉन्जल के लोग जाते हैं लड़की के घर वालों के पास और उनसे डेटिंग की परमिशन लेते हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही मम्मी डैडी भी और चेरी भी सारे ही शॉक्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पर मम्मी डैडी उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो चेरी को सच बोलना ही पड़ता है। वो कहती है कि एक्चुअली मैं एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ और प्रोफेसर गायला ने मुझे कहा है कि मैं हॉन्जल के लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और ये हॉन्जल का ही बंदा है। और फिर उसके बाद सर्वे उसके मम्मी डैडी का ये बोलकर दिल जीत लेता है कि मैंने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि आपसे झूठ बोल रही है और मैं नहीं चाहता था कि ये झूठ बोले। सच उगलवाने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी। अब मम्मी डैडी को सर्वे की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारे साथ हार्ड वर्क करे, प्लीज इसे पास करा देना, हमें तुम पर पूरा पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। अब उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा से गर्ल्स क्यू में लगी हुई थी, सर्वे से मिलने के लिए वो टोकन ले रही थी, लेकिन यहाँ पर सर्वे था कि वो टोकन देने से इनकारी था। वो बहुत शोर मचाती है तो पता चलता है कि सर्वे आता है और अनाउंस करता है कि अब से मैं गर्ल्स से नहीं मिला करूंगा क्योंकि मैंने अपनी बॉडी और हार्ट सिर्फ एक लड़की के लिए डिवोट कर दिया है और वो इस वक्त यहीं पर खड़ी है, वो है चेरी। चेरी ये सुनते ही ब्लश करने लगती है कि हो क्या रहा है, और इतने में सर्वे सब गर्ल्स के सामने उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और इसी बीच चेरी को तो अंदाजा ही नहीं था कि उन गर्ल्स से बचने के लिए उसने सर्वे का हाथ पकड़ा हुआ है। सर्वे उससे कहने लगता है कि इन गर्ल्स से बचने के लिए क्या तुम्हें इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती, मैं भी तो तुम्हारी इतनी हेल्प करने वाला हूँ। और फिर उसे टाइमिंग बता देता है कि 2 बजे तुम्हारी क्लासेस खत्म होंगी, 2:30 पर तुम मेरे डॉर्म में पहुंच जाना और हम इकट्ठे काम करेंगे तुम्हारे पेपर पर। यहाँ पर चेरी इनकार करने लगती है तो वो भी कहने लगता है कि ठीक है, मुझे भी तुम पर अपना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो आगे से चेरी उसे रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आई नीड यू। और उसकी ये बात बिल्कुल एक लव कन्फेशन जैसी सुनाई दे रही थी। ये बात सुनते ही चेरी शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब वो 2:31 पर उसके डॉर्म में पहुंच गई थी, लेकिन वो 1 मिनट लेट थी। ये बात सर्वे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे 100 बातें भी सुनाता है कि तुम आज 1 मिनट लेट हुई हो, कल 1 घंटा होगी और परसों तुम सारी लाइफ में लेट ही लेट रह जाओगी। और यहीं पर उसने उसे एक सबक भी सिखाया था, वो ये था कि हॉन्जल के लोग बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। वो जो टाइम किसी को देते हैं उससे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते। ये समझो कि हमारी ट्रेडिशन का ही एक हिस्सा है। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे पढ़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर वो उसे हॉन्जल का मैप भी दिखाता है। हॉन्जल एक्चुअली एक छोटा सा देश भी था, लेकिन वहाँ की कंडीशन खराब होने की वजह से वहाँ के बहुत से लोग रिफ्यूजीज बनकर इसी एरिया में आए हुए थे। वो उसे सारी ब्रीफिंग देता है, उनका मैप दिखाता है, एरिया के बारे में बताता है और उसके बाद वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगता है। इसी बीच वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। वो कहने लगता है कि ये भी माना जाता है कि हॉन्जल के लोग जब किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उसका दिल भी पढ़ सकते हैं और राज भी जान सकते हैं। वो पूछती है कि मेरा राज क्या है, तो वो कहने लगता है कि तुम मेकअप के बगैर बहुत अगली दिखोगी। अब वो काफी चिढ़ती है और उसके बाद वो लोग दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हॉन्जल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद चेरी उससे पूछने लगती है कि बाकी सारा कुछ तो पता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वहाँ के हायर के बारे में थी वो मिसिंग है। तो वो बताने लगता है कि वहाँ का प्रिंस कहीं खो गया है। और ये सुनते ही चेरी को बिल्कुल ये परियों की कहानी की तरह लगता है। वो कहने लगती है कि लॉस्ट प्रिंस वो कितना क्यूट होगा ना। अब उसे ये नहीं पता था कि वो प्रिंस उसके पास ही बैठा हुआ है जिसकी वो तारीफें कर रही है। और उसके बाद सर्वे उससे अपनी काफी सारी खिदमत भी कराता है और उसको ये भी सिखाता है कि उसे ड्रिंक्स में क्या पसंद है।
उसके बाद अब टाइम था उनका एक साथ जॉगिंग पर जाने का। और जॉगिंग पर जाने से पहले चेरी फुल रेडी होती है, मेकअप भी करती है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन चेरी का कहना था कि देखो मैं खुद एक फैशन ब्रांड हूँ, तो मेरा सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। सर्वे और टाइम जाया नहीं करना चाहता था, तो अपनी स्मार्ट वॉच पर अपनी टाइमिंग सेट कर देता है 1 घंटे की। और उसके बाद जब वो जॉगिंग कर रहा था तो आज गर्ल्स उसके साथ एक लड़की देखकर उसके पीछे दीवानी नहीं हो रही थी, बल्कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी चेरी के साथ होने की वजह से। और यही तो वो असल मकसद था जिसकी वजह से वो चेरी को अपने साथ जॉगिंग पर लेकर आया था। अब वो उसे छीन कर उसका पानी भी पीने लगता है और वो दोनों काफी देर एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते रहते हैं। सर्वे आज अपनी हार्ट बीट अपने स्मार्ट वॉच पर चेक करता है तो पता चलता है कि रेगुलर डेज से ज्यादा उसकी हार्ट बीट रही है। यही बात सुनकर चेरी उससे कहने लगती है कि क्योंकि आज तुम एक सुंदर लड़की के साथ जो जॉगिंग कर रहे थे। इसी बात पर सर्वे इनकार करता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ पर जब वो दोबारा अपनी वॉच देखता है तो उसकी हार्ट बीट 150 को भी क्रॉस कर गई थी। अब थोड़ी देर बाद चेरी वहां पर एक सेल्फी लेने लगती है, लेकिन सर्वे उसे रोक देता है और कहता है कि मेरी कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर ही कोई था जो उनको सीक्रेटली फिल्म कर रहा था और हो सकता है कि ये वही लोग हो जिनको सर्वे की तलाश है। अब नेक्स्ट डे पेपर वर्क करने के बाद सर्वे ने चेरी को अपने साथ लेकर जाना था हॉन्सिल के लोगों से मिलवाने के लिए, जो कि वहां पर रिफ्यूजीज थे। यहाँ पर चेरी खुद ही अपने लिए एक गाड़ी का अरेंज करके लाई थी। छोटी गाड़ी कहती है कि मैं नहीं लेकर आई क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, हमने एक दिन वहीं तो ठहरना है, इसलिए वो बड़ी सी वैन करा कर लाई थी। और जैसे ही वैन का दरवाजा खुलता तो बस उसमें लगेज ही लगेज होता है। ये देखकर सर्वे हैरान रह जाता है कि इतना लगेज सिर्फ एक दिन के लिए, और वहां पर बैठने की सिर्फ एक ही सीट बची थी। सर्वे कहता है कि तुम कहाँ बैठोगी, यहाँ पर तो मैं ही बैठूंगा ऑफ कोर्स। तो वो कहने लगती है कि मैं बहुत लाइट वेट हूँ, थोड़ा सा तो रास्ता है, हम एडजस्ट कर लेंगे, मैं तुम्हारी लैप में बैठ जाऊंगी। अब इसी तरह से उनका रास्ता गुजर रहा था। चेरी और सर्वे सारा रास्ता आपस में लड़ते भी आते हैं जब रोड खराब होती है तो, और यहीं पर ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक झटका आता है और उनकी एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। अब उसके बाद चेरी काफी शर्मिंदा होती है और सोचती है कि काश वो थोड़ा कम ही लगेज ले आती। इसके साथ साथ ड्राइवर भी उनकी ये लड़ाई और नोकझोंक को काफी इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर एक दफा लड़ते लड़ते वो उसकी शर्ट पकड़ती है और इसी वक्त गाड़ी में एक झटका आया था और उसकी शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं। अब यहाँ पर सर्वे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो तुरंत ही चेरी को पकड़ता और एक बच्चे की तरह से अपने साथ ग्लू की तरह चिपका लेता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं हिलोगी जब तक हम पहुंच नहीं जाते, वरना तुम और पता नहीं क्या क्या मैस क्रिएट करने वाली हो। अब थोड़ी देर बाद वो लोग रास्ते में एक ब्रेक लेते हैं और सर्वे अपनी शर्ट चेंज करके आ जाता है। चेरी अब थोड़ी शर्मिंदा तो हो रही थी, वो उससे सॉरी भी करती है कि मेरी गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और हाँ उस एक्सीडेंटल किस के लिए भी सॉरी। तो सर्वे उसे छेड़ने लगता है कि नहीं मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि तुम्हारे लिप्स काफी सॉफ्ट थे और मुझे ये एक स्वीट फर्स्ट किस लगी। आगे से चेरी उससे कहने लगती कि इन एक्सीडेंटल किसेस को तो मैं काउंट नहीं करती, मेरी फर्स्ट किस जो भी करेगा वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा, वो तो कोई प्रिंस ही होगा। अब उसे ये नहीं पता था कि वाकई उसकी एक्सीडेंटल किस भी एक प्रिंस के साथ ही हुई है। अब किसी तरह से लड़ते झगड़ते वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं और वहां पर मिस्टर एंड्रेस अपनी वाइफ के साथ उनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पर सर्वे सबसे पहले तो चेरी को सिखाता है कि वहाँ के लोग किस तरह से ग्रीट करते हैं, और उसके बाद मिस्टर एंड्रेस और उनकी वाइफ ये देखकर हैरान रह जाती है कि लगेज इतना ज्यादा क्यों है। लेकिन चेरी कहने लगती है कि मैं 1-2 दिन से ज्यादा आप लोगों को तंग नहीं करने वाली, बस इसलिए थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ। और उसकी ये बात सुनकर वो लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। अब उसके बाद वहाँ पर जगह की काफी शॉर्टेज थी, तो एंड्रेस बताता है कि सिर्फ एक ही रूम है और आप दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस बात पर चेरी की और सर्वे की काफी लड़ाई होती है। चेरी तो कहती है कि सर्वे तुम जाकर मेरे ड्राइवर के साथ रहो, लेकिन ड्राइवर को तो पहले ही सर्वे ने वापस भेज दिया था। अब वो दोनों बिल्कुल एक बिकरिंग कपल लग रहे थे और एंड्रेस ने पहली दफा देखा था कि कोई है जो उनके प्रिंस को भी डांट सकती है, और वो चेरी के अलावा कोई भी नहीं थी। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो लोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वे खुद तो कैमरे पर नहीं आता, लेकिन वो सारी शूटिंग करता है। जब चेरी वहाँ के रिफ्यूजीज से मिलती है, वो उन लोगों के रहन सहन के बारे में देखती है, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करती है, और वहाँ पर जो बच्चे थे उनके साथ समय बिताने के लिए उनके साथ भी बहुत सारा समय बिताती है। वो जब एक स्कूल के विजिट पर जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को यही लग रहा था कि जैसे सर्वे और चेरी एक कपल हैं, और उनकी ये बात सुनकर वो लोग काफी ब्लश करते हैं।
वेल अब फाइनली डे उनका गुजर जाता है और उसके बाद चेरी फ्रेश होकर लेट जाती है सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी और वहाँ पर सर्वे भी नहीं आया था, तो वो बाहर जाकर देखने लगती है। यहाँ पर वो सर्वे और एंड्रेस को बातें करते हुए सुन लेती है। सर्वे उनको वही बॉक्स वापस कर रहा था, लेकिन आगे से एंड्रेस उसे कह देते हैं कि ये बॉक्स तुम्हारी ही अमानत है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इसके पीछे कितने लोगों की जान गई है। लेकिन सर्वे कहने लगता कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी की कोई जान नहीं ली। बस इतना ही सुनना था कि ये सुनते ही चेरी बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं ये कौन लड़का है और मैं इसके साथ आकर कहीं फंस तो नहीं गई, कहीं मैं यहाँ पर मार तो नहीं दी जाऊंगी। तो वो डर जाती है और सर्वे के आने से पहले ही जल्दी जल्दी से जाकर खुद को एक मैट में लपेटती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। अब वो चोरी चोरी देख लेती है सर्वे उस बॉक्स को कहाँ छुपा रहा है, वो उसे अपने बैग में रख लेता है। अब उसके बाद सर्वे आकर देखता है तो वो अजीब सी हालत में सोई हुई थी। वो उसे कहने लगता है कि बिना ब्रश करे तुम कैसे सो सकती हो, उठो, अपनी लाइफ में कुछ मैनर्स भी रखा करो। वो उसे जगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन चेरी सोने का नाटक किए रखती है। अब उसके बाद काफी देर बाद जब वो देखती है कि सर्वे सो गया है तो वो उठती है और उसका बैग खोलकर उसके बॉक्स की तलाशी लेने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक की चाबी ना होने की वजह से वो दोबारा से सारा कुछ बंद कर लेती है। लेकिन इतने में सर्वे अपनी आंखें खोल लेता है और उसी टाइम पर भूख के मारे चेरी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो, तो सर्वे कहने लगता है कि लेट्स सी किचन में क्या है। यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल सी फूड थी जो कि हांजल के लोगों की थी। अब वो रात को बैठकर आपस में लड़ाई भी किए जा रहे थे और वो फूड भी खाने लगते हैं। अब इसी बीच चेरी के क्लमजी होने की वजह से सर्वे को चोट लग जाती है छोटी सी। अब वो करीब आती है और उसकी हेल्प करने लगती है और इसी दौरान उनके पीछे किस भी होने वाली थी क्योंकि वो बहुत क्लोज हो गए थे। उसके बाद वो खुद उसे फीड कर रहा था अपने हाथों से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों इकट्ठे बैठकर एंड्रेस और उनकी वाइफ के साथ नाश्ता करते हैं और यहाँ पर बातों बातों के बीच ही चेरी सर्वे से पूछ लेती है कि तुमने इतना कुछ बताया लेकिन अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तुम भी कब वापस जा रहे हो और वहाँ पर किस एरिया से बिलोंग करते हो। अब ये सुनते ही एंड्रेस और उसकी वाइफ भी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से सर्वे बात को गोलमोल कर देता है और उससे कहने लगता है कि अभी तुम्हारा बहुत सारा काम बचा है। अब काम खत्म करने के बाद उनके जाने का समय हो जाता है और यहाँ पर जाते जाते सर्वे चेरी को एक बात सिखाता है कि जो चीज तुमने अपनी नेसेसिटी बना ली है उसकी वजह से तुमने अपनी गाड़ी भरी हुई है, ये कभी भी लोगों की नेसेसिटीज नहीं होती, इसलिए अपनी लाइफ को आसान बनाओ। और सबक तो चेरी को भी काफी मिल चुका था। अब उसके बाद वो लोग वापस पहुंच जाते हैं और सर्वे चेरी से कहने लगता है कि समय बर्बाद करना छोड़ो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं और अभी आओ हम इस पेपर पर काम स्टार्ट करते हैं। चेरी का तो बहुत मन था छुट्टी का, लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपने साथ काम पर लगा लेता है। यहाँ पर चेरी देखती है कि कोई है जो सर्वे और उस पर नजर रखे हुए है। वो यही बात सर्वे को भी बताती है। सर्वे चौंकता तो जरूर है, लेकिन उसके बाद वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि सर्वे ने वही बॉक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर एक क्राउन है। वो इस क्राउन को देखता है और उसके बाद बॉक्स को दोबारा बंद कर देता है। अब इसी तरह से दिन बीते जा रहे थे। एक दिन जब चेरी अपने काम में लगी हुई थी तो उसे अपनी बेस्टी के थ्रू पता चलता है कि आज बास्केटबॉल मैच है उनके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का आर्ट्स डिपार्टमेंट से। और थोड़ी देर बाद उसे कॉल भी आ जाती है सर्वे की, जो उसे कहता है कि आज के मैच में तुम मुझे चीयर करने के लिए जरूर आना। उसको ऑल दो बास्केटबॉल से या किसी भी तरह के मैचेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था, लेकिन आज वो सोचती है कि क्यों ना सर्वे को देखने जाया जाए कि ये खेलते हुए कैसा लगता है। इतने में उसे एक और बात भी पता चलती है कि उनके ऑपोजिट जो टीम है वहाँ पर उनको चीयर करने के लिए बहुत सारी चीयर गर्ल्स भी अरेंज हुई हैं और उनमें से ज्यादातर वही हैं जिनका दिल टूटा है सर्वे की वजह से। अब सर्वे वहां पहुंच जाता है मैच में और वो देखता है कि ज्यादातर गर्ल्स ऐसी हैं जो कि उसके ओपोनेंट को चीयर करने के लिए आई हैं और वो वही थी जो कि सर्वे की तरफ से रिजेक्टेड थी। यहाँ पर एक लड़का था कर्टिस, जो कि अपने आर्ट्स डिपार्टमेंट का हीरो माना जाता था। वो सर्वे के मुकाबले में उसी को ही सपोर्ट करने के लिए आई थी। इतने में वहाँ पर 4 गर्ल्स लेकर चेरी भी पहुंच जाती है और उसने एक स्पेशल ड्रेस भी डिजाइन किया हुआ था। सर्वे आकर उससे कहने लगता है कि प्लीज ये तमाशा बंद करो, लेकिन वो कहने लगती है कि मैं लाइफ में पहली दफा किसी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और वो भी अपने स्पेशल डिजाइनर ड्रेस में। लेकिन सर्वे को खुशी बहुत हुई थी कि चाहे जैसे भी चेरी उसे सपोर्ट करने आई तो सही। अब थोड़ी देर बाद कर्टिस वहाँ चेरी के पास आ जाता है। उसकी काफी अर्से से चेरी पर नजर थी जब वो उसके डिपार्टमेंट में फैशन की क्लासेस लेने के लिए आया करती थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो, लेकिन वो कह देती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है,
कर्टिस को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। तो इतने में वहां पर सर्वे पहुंच जाता है, उसका हाथ थाम के कहता है कि मुझे डेट कर रही है, शी इज माइन। अब यहाँ पर कर्टिस और सर्वे के बीच में एक बैट लग जाती है कि जो कोई भी आज का मैच जीतेगा उसके साथ डिनर पर चेरी डेट पर जाएगी। चेरी को गुस्सा तो आता है, लेकिन सर्वे उससे कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कम्पीट करना, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अब वहाँ की गर्ल्स बहुत ज्यादा एनवियस हो रही थी क्योंकि चेरी के पीछे दो दो डिपार्टमेंट्स के हीरो आपस में लड़ रहे थे। अब मैच स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड के बीच आर्ट्स की टीम ही ऊपर जा रही थी। एक्चुअली सर्वे थोड़ा प्रेशराइज्ड हो गया था और वो टीम की तरह नहीं बल्कि सिर्फ कर्टिस के अगेंस्ट ही खेलने की कोशिश कर रहा था, और टीम वर्क प्रॉपर ना होने की वजह से उसकी टीम फर्स्ट राउंड में पीछे रह जाती है। ये देखते ही चेरी को बहुत स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि वो कर्टिस के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती थी। अब ब्रेक के बीच वो उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि तुम सारा कुछ अपने माइंड से निकाल दो, ये मत भूलो कि ये एक टीम वर्क है, तुम अपनी टीम को साथ लेकर चलोगे तो तुम उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। वो उसे डांटती है और उसको जगाने की कोशिश करती है कि तुम क्या गलतियां कर रहे थे। अब कोई पहली दफा था जो सर्वे को डांट भी सकता था और उससे उसकी गलती भी रियलाइज करा रहा था। अब सर्वे को समझ आ जाती है और नेक्स्ट राउंड के लिए प्लानिंग करने लगता है, और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फाइनली वो मैच ओवर हो जाता है और लास्ट मोमेंट पर सर्वे ही वो मैच जीत जाता है। अब ये देखते ही चेरी इतनी एक्साइटेड होती है कि जाते ही तुरंत उसे हक कर लेती है। उसे पता ही नहीं चला था कि इस सब के बीच वो कहीं ना कहीं एक लव कन्फेशन ही कर रही थी सर्वे के सामने। अब थोड़ी देर बाद कर्टिस भी वहां आ जाता है और वो दोनों बॉयज चेरी से कहने लगते हैं कि एक्चुअली हम जस्ट फॉर फन ऐसे कर रहे थे, वरना हम गर्ल्स को इस तरह से डेट के लिए ट्रीट नहीं करते, वरना गर्ल्स को बैट के लिए यूज करना ये कौन सी अच्छी बात है। और कर्टिस उसे ये बोल कर जाता है कि ये मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारा रियल का बॉयफ्रेंड नहीं, और अगर कभी तुम अवेलेबल हो तो मैं तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। बस अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर सर्वे चेरी का थैंक्स करता है कि तुमने ड्यूरिंग मैच मुझे बहुत कुछ रियलाइज कराया, तुम भी हो जो मुझे कुछ सिखा सकती हो, मुझे पहली दफा फील हुआ है। अब सर्वे किसी तरह से शर्माते उससे कहने लगता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगी। शायद उसने डेट वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अब यहाँ पर चेरी मान तो जाती है लेकिन कहती है कि मैं कितने बजे आऊँ और कहाँ आऊँ। तो वो उससे कहने लगता है कि रात को 8 बजे मेरे ही डॉर्म पर आना, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा, और हाँ लेट मत होना, क्योंकि हॉन्जिल के लोग बहुत पंक्चुअल हुआ करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डिनर पर उसने बहुत कुछ प्रिपेयर किया हुआ था, जो देखते ही चेरी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सर्वे के फेस पर एक स्माइल थी। चेरी उसे पूछने लगती है तो वो कहता है कि वो टाइम याद करके जब मैं पहली दफा तुमसे मिला था। चेरी को तो वही दिन याद था जो हमें दिखाया गया था, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, ये दिन तो वो था जब तुम मुझसे मिली थी, वो नहीं जब मैं तुमसे मिला था। जब सर्वे इस शहर में पहले दिन आया था तो वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, और यहाँ पर चेरी उसके पास आई थी अपने फैशन ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। एक रुमाल उसे देती है जब उसका फेस डर्टी हुआ था, और जब वो साफ कर लेता है तो वही उसे बेचने की कोशिश करती है। एक्चुअली वो बिजनेस में बहुत कमाल की थी, वो उसे इतनी क्यूट बातें करती है कि इवन उसने फोर्सफुली उसे मजबूर ही कर दिया था कि वो ये रुमाल उससे खरीद ले। और आज भी सर्वे ने वो रुमाल संभाल के रखा हुआ था। चेरी सोचने लगती है कि मुझे तो वो दिन याद भी नहीं था, तब मैंने नया अपना ब्रांड शुरू किया था। सर्वे कहता है कि पहली दफा किसी लड़की ने मुझसे कुछ फोर्सफुली कराया था, इसलिए तुम मुझे कभी भी नहीं भूली थी। और फिर उसके बाद वो उसके सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता था, लेकिन तुम कभी क्लासेस में नजर ही नहीं आती थी, हर वक्त स्किप करती रहती थी। अब फाइनली मुझे मौका मिला है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता है और कहता है कि मेरी हार्ट बीट को फील करने की कोशिश करो। जब तुम मेरे क्लोज आती हो तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, और अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स सिंसियर लगे तभी तुम मुझे यस बोलना, और अगर नहीं तो तुम अपना समय ले सकती हो। मतलब चेरी तो काफी शर्माती है और उसके बाद इस बात को टाल देती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं। अब यहाँ पर डिनर के बाद वो डिश वॉशिंग कर रहा था तो वो सर्वे के पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि इतने अरसे बाद मैंने अपना लव कन्फेशन किया, बस इसीलिए मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। और वो उससे ये भी बोलने लगता है कि तुमसे अपनी खिदमतें कराते कराते पता नहीं कब मैं तुम्हारा बन गया और तुम्हारी खिदमतें शुरू कर दी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अब वो उसके लिए खाना भी पका रहा था और तो और बर्तन भी धो रहा था ताकि चेरी के नेल्स खराब ना हो। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी हर चीज का सेंटर बनती जा रही हो, मेरे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं नहीं बल्कि तुम रह गई हो। अब इतने में उनके डोर पर बेल होती है, कोई आया था तो जाकर चेरी दरवाजा खोलती है। यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स थे
जो कि गन लेकर अंदर एंटर हो जाते हैं। सर्वे तुरंत ही भागता हुआ आता है, लेकिन वो उसे देखकर बो करने लगते हैं और उसे योर हाइनेस बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक क्वीन भी सामने आती है, जो कि एक्चुअली सर्वे की मम्मी थी और उनके साथ एक और गर्ल भी थी। और फिर वो अपने बेटे को साइड पर लेकर चली जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम हमें छोड़कर भागकर क्यों आ गए थे? तुम्हें क्या लगा था हम कभी तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे? तुम्हारी जो भी लड़ाई थी वो तुम्हारे डैड के साथ थी, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। हॉन्जल को तुम्हारी जरूरत है और तुम ही वहाँ का फ्यूचर हो, इसलिए आओ और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अब जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। एक्चुअली वो अपनी जिम्मेदारियां और अपने बर्डन उठाने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो एक लॉस्ट प्रिंस बन चुका था, अपना सारा कुछ छोड़कर यहाँ पहुंच गया था। अब मम्मी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है और थ्रोन तुम्हारा वेट कर रहा है, इसलिए वापस आओ और सारा कुछ संभालो। तुम्हारे डैड ने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर तुम्हें पैलेस से निकाला था, लेकिन तुम तो पूरा देश ही छोड़कर यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मम्मी प्रिंसेस कारीन का भी जिक्र कर रही थी और कहती है कि उससे शादी कर लो, लेकिन आगे से वो कहने लगता है कि मैंने डैड को भी इसी तरह से मना किया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो बेशक मेरी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन मेरी फीलिंग्स उसके लिए नहीं। उसी टाइम पर बाहर चेरी भी हैरान परेशान बैठी हुई थी। उसके साथ एक प्रिंस था, इतने दिनों से उसे पता ही नहीं था, और आज एक क्वीन और प्रिंसेस भी पहुंची हुई थी। प्रिंसेस कारीन उससे बातें करने लगती है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। कहती है कि मैं 18 साल से सर्वे को जानती हूँ, वो और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी भी वो मुझे इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से आज मैंने उसकी नजरों में तुम्हारे लिए कुछ देखा है। क्या तुम प्रिंस से प्यार करती हो? लेकिन आगे से चेरी कह देती है कि मैं प्रिंस से नहीं, मैं सिर्फ सर्वे से प्यार करती हूँ। जबकि उसी टाइम पर सर्वे ने अंदर अपनी मम्मी से थोड़ा सा टाइम मांग लिया था और वो क्या था कि मेरे पर कुछ जिम्मेदारी है, मैंने एक वादा किया है, वो निभाना है। इस गर्ल ने हॉन्जल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे सोचने का समय दें और प्लीज मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। अब उसके बाद मम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर चेरी शॉक्ड रह गई थी। सर्वे उनको सी ऑफ करके वापस आता है और उसे हक कर लेता है। वो उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ा समय मुझे तुम्हारे साथ बिताने दो। और इसके साथ ही वो रोने लगता है, क्योंकि उसके डैड की भी डेथ हो गई थी और उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी थी। वो जितना भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो लोग आकर उसे पकड़ लेते थे। मतलब फाइनली चेरी उसका राज जान चुकी थी, तो उससे कहने लगती है कि उस ब्लैक बॉक्स में क्या है। अब सर्वे उससे कहता है कि मुझे भी पता है, तुमने बहुत दफा इसे खोलने की अटेम्प्ट की है, तो फाइनली मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। वो उसे ओपन करता है और दिखाता है कि ये किंग ऑफ हॉन्जल का क्राउन है और ये चोरी हो गया था और इसके पीछे बहुत लोगों की जान भी गई है और कुछ लोग हमारे थ्रोन पर कब्जा भी करना चाहते हैं, तो अब शायद मुझे वापस जाना ही होगा। आगे से चेरी उससे कहने लगती है कि तुम्हें प्रिंसेस कारीन से शादी भी करनी पड़ेगी क्या? ये सुनकर वो खामोश हो जाता है, पर चेरी उससे नाराज नहीं होती, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि अब जो भी टाइम हमारे पास है हमें वो अच्छे से बिताना चाहिए, ताकि हमारे पास अच्छी मेमोरीज तो रहे। अब रात को काफी लेट नाइट हो गया था, तो सर्वे चेरी से कहने लगता है कि आज तुम यहीं रह जाओ, और उसे अपना नाइट ड्रेस भी देता है। वो उसके पजामास को पहनकर काफी शोर मचाती है कि मैं आउटडेटेड लग रही हूँ, लेकिन वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और उसके करीब आ जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसे किस करने वाला है। चेरी तो मेंटली रेडी थी, लेकिन वो उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि क्या आज रात हम दोनों गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह सिर्फ एक साथ हाथ पकड़कर सो सकते हैं। अब ये सुनते ही चेरी शॉक्ड रह जाती है और वो बहुत हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है कि तुम कितने क्यूट हो, गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह। चलो ठीक है, लेट जाते हैं अब। जबकि दूसरी तरफ कारीन को बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन क्वीन जाते जाते उससे कहने लगती है कि मुझे अपने बेटे का पता है, और वैसे भी तुम उस लड़की से ज्यादा परेशान ना हो, मेरा बेटा कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा, और चेरी और सर्वे दोनों इम्पॉसिबल है, इसलिए फाइनली उसे तुम्हारे पास ही आना होगा। अब थोड़े दिनों बाद सर्वे, चेरी और उनके कुछ फ्रेंड्स लाइब्रेरी में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो पेपर चेरी ने प्रिपेयर करना था उसकी फाइनल टचिंग देने के लिए वो सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आए थे। लेकिन वो तब हैरान रह जाते हैं जब वहां पर प्रिंसेस कारीन भी पहुंच जाती है। उसे देखते ही चेरी ने उसे योर हाइनेस बोल दिया था, और ये सुनते ही सभी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर फाइनली सर्वे का भी ये राज निकल चुका था कि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि हॉन्जल का प्रिंस है। वो सारे लोग उसे स्पेशल ट्रीट करने लगते हैं जब उसकी असल कहानी सुनते हैं। लेकिन सर्वे कहने लगता है कि तुम लोग मेरे लिए वही हो जो पहले थे, इसलिए प्लीज मुझे इस तरह से ना बुलाओ, बल्कि एक फ्रेंड की तरह से रखो। अब सारे लोग चेरी की पूरी हेल्प करते हैं उसकी रिपोर्ट को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन इसी बीच कारीन ने बहुत कुछ नोटिस किया था, और वो ये था कि उसका और चेरी का बॉन्ड कुछ इस तरह का था जो कि कभी भी
कारीन का बन ही नहीं सका था, ऑल्दो वो इतने साल सर्वे के साथ रही थी। अब वो एक बहाने से बुक्स रखने के लिए एक दफा साइट पर जाती है और यहाँ पर वो चेरी से पूछने लगती है, क्या तुम सर्वे से प्यार करती हो? मैं तो शुरू से लेकर अब तक सिर्फ उसी को ही देखती आई हूँ और मेरे लिए एक परफेक्ट मैन है। अब वो दोनों थोड़ी देर गर्ल्स टॉक करती है और यहाँ पर चेरी भी उसे बताती है कि वो सर्वे के लिए क्या फीलिंग्स रखती है। वो सर्वे के बारे में जब बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते रोते उससे कहती है कि बेशक मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मेरी लाइफ में एक सुंदर सपने की तरह से आया था और अब वो चला जाएगा और मैं सब भुलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगी उसकी ड्यूटीज पूरी करने से। अब डॉक्यूमेंट्री में कुछ वीडियो पार्ट ऐड करने के लिए वो लोग कारीन और सर्वे का भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वो भी तो हांजल के लोग थे। लेकिन यहाँ पर सर्वे कहने लगता कि मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक यहाँ पर चेरी खड़ी है, और वो उसे वहां से पहले भेज देता है और उसके बाद अपना पार्ट रिकॉर्ड कराता है। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड टी-रेक्स से कह देता है कि तुम्हें पता है ना कि ये किस समय पर और कब तुमने चेरी को देना है, और वो भी सैड होकर उसे यस कह देता है। अब चेरी का काम कंप्लीट हो गया था। वो नेक्स्ट डे रिपोर्ट लेकर अपनी प्रोफेसर कायरा के पास चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसको उसका काम तो काफी इंप्रेसिव लगा था, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर उसने कर दिया था। वो ये था कि प्रोफेसर का सेकंड नेम उसने गलत स्पेल कर दिया था। इस बात पर वो दोबारा से बहुत माफी मांगती है और एडिट करने को बोलती है, लेकिन प्रोफेसर गुस्से में तभी बैठी थी। अब जब वो बाहर निकलती है और यही बात बताती है सर्वे को, तो वो भी परेशान हो जाता है कि तुम इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर वो उसे रोक कर बताती है कि चाहे जैसे भी है, लेकिन प्रोफेसर ने मुझे पास कर दिया है, मेरी रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है। अब वो उसके साथ उसके घर पर जाती है तो देखती है वहां पर पैकिंग हुई थी। यहाँ पर वो हैरान रह जाती है। सर्वे उससे कहने लगता है कि मैंने सारा कुछ पैक कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। मैं तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैं इस सब से भागना चाहता हूँ, मैं हांजल वापस नहीं जाना चाहता। वो उससे कहने लगती है कि नहीं, इस तरह से भागना किसी चीज का कोई हल नहीं। अभी तक तुमने भाग कर देखा, क्या अंजाम निकला? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारे डैड की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर आई हैं, वो तुम्हें हर हाल में पूरी करनी होंगी। और सर्वे ने भी खुद को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। उसे नहीं लगता था कि चेरी कभी भी उसको या खुद को भागने देगी। वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, शायद किस्मत का यही फैसला है, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक रियल वाली किस करना चाहता हूँ। अब वो उसे किस करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे चेरी काफी सैड बैठी हुई थी, क्योंकि आज ही सर्वे की फ्लाइट थी। उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती कि तुम सब छोड़ो और उसे सी ऑफ करने के लिए हम लोग एयरपोर्ट पर चलते हैं। अब वो उसके साथ गाड़ी में तो आकर बैठ जाती है, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस कारीन आई है और वो आकर सर्वे को सिर्फ इतना ही कहती है कि लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है और इसने मुझे कुछ सिखाया है, और वो ये है कि सेल्फलेस कैसे हुआ जाता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें सिर्फ उस शख्स को खुश रखना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। चेरी को तुम्हें छोड़ते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी, उसके हार्ट में पेन थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सेल्फिश नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ चेरी को दिखाते हैं वो एयरपोर्ट पर नहीं जा पाती, उसमें हिम्मत ही नहीं थी, और यहाँ पर वो एक जगह पर खड़ी होकर अपने और सर्वे के साथ बिताए समय को याद करके बहुत रोती है। वो यही सोचती है कि अच्छा हुआ मैं एयरपोर्ट पर नहीं गई, वरना शायद मैं उसे रोक लेती और ये सारा कुछ मैं उसके सामने करती तो वो कभी भी ना जा पाता अपनी ड्यूटीज पूरी करने। अब इसी तरह से 1 महीना बीत चुका था। एक दिन कर्टिस आता है लाइब्रेरी में और वो एक फ्लावर लेकर आया था। वो आते ही वो रोज चेरी को देता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें इसलिए पकड़ा रहा हूँ कि तुम अपनी फ्रेंड को दे दो जिसे मैं लाइक करता हूँ। एक्चुअली उसे नहीं पता था कि उसकी बेस्टी का और कर्टिस का काफी अरसे से एक दूसरे पर क्रश है। अब फाइनली उनकी लव स्टोरी तो स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उसके बाद टी-रेक्स आता है और वो वही वीडियो उसे दिखाता है जो कि सर्वे ने स्पेशली चेरी के लिए रिकॉर्ड की थी। वो उसे यही कह रहा था कि अगर ये वीडियो तुम्हें मिली है तो इसका मतलब है कि तुमने मेरे साथ अपनी जिम्मेदारियों से ना भागने का फैसला किया है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि चाहे मैं जहाँ पर भी हूँ, तुम्हें पता है तुम मेरा फर्स्ट लव हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। वो ये वीडियो देखकर काफी रोती है और उसके बाद वो जैसे ही खड़ी होती है तो वहीं पर ही प्रिंस सर्वे उसके सामने खड़ा हुआ था। वो उसे हक कर लेती है और वो दोनों बहुत रोते हैं। उसके बाद वो उसे रात को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मेरी कंट्री के हालात अब काफी बेहतर हो गए हैं, मैंने बहुत कुछ संभाल लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अब मैंने किंग बनना है, लेकिन किंग ऐसे नहीं बन सकते जब तक शादी ना हो। क्वीन को साथ होना बहुत जरूरी है।
और मेरी क्वीन तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं बन सकती। वो उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है और पता चलता है कि प्रिंसेस कारीन ने गिव अप कर दिया है सर्वे पर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उससे प्यार नहीं करता। सर्वे उससे कहने लगता है कि इस वक्त मैं कोई प्रिंस नहीं जो तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, और ना ही कोई फ्यूचर का किंग। तुम अपने डिसीजन अपने दिल से करो। क्या तुम मेरे साथ हॉन्सल चलोगी वहाँ की क्वीन बनकर? अब चेरी डरते डरते उससे पूछती है कि क्या वहां जाकर क्वीन बनकर भी मैं अपनी फैशन लाइन और अपने ब्रांड को कंटिन्यू कर सकती हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स, तब तक कोई पाबंदी नहीं होगी। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और वो उसे यस बोल देती है, और इसके साथ ही सर्वे उसे माय क्वीन कहते हुए किस करता है। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।